नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली रोजगार मेला का शुभारंभ किया और इस मौके पर पीएम मोदी के द्वारा करीब 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, बीते 8 सालों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है। केंद्र सरकार 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रही है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए हम आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत की युवा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। बीते 8 वर्षों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चल रहा है, आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है। केंद्र सरकार की ग्रुप सी और ग्रुप डी इन भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म करके उन सारे परंपराओं को उठा लिया। इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त करने से भी लाखों नौजवानों को बहुत फायदा हुआ है। साथियों, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है। गुजरात के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फटकार। जहां चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फटकार लगाई है। आदेश के बाद भी क्यों नहीं हुआ अफसरों का तबादला, इसको लेकर ये फटकार है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से इस मामले पर जल्द सफाई देने को भी कहा गया है। तो देखिए, चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फटकार लगाई है। कहा गया है कि आदेश जब दिए गए थे कि तबादला हो अफसरों का, बावजूद इसके अफसरों का तबादला क्यों नहीं किया गया है। अब इसको लेकर सफाई भी मांगी गई है, जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फटकार लगाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से। और चुनाव आयोग ने कहा है कि जब कहा था कि तबादला हो अफसरों का, बावजूद इसके आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, आदेश का उल्लंघन किन ग्राउंड्स पर किया गया, इन तमाम चीजों को लेकर अब बकायदा जवाब तलब किया गया है कि आखिर क्या एक्सक्यूज रहा और क्या वजह रही जिसकी वजह से ये तबादले नहीं किए गए। चलिए अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से सेक्रेटरी और डीजीपी को फटकार लगाई गई है, तबादलों को लेकर क्या स्पष्टीकरण फिलहाल अभी तक सामने आ रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे ही चुनाव आयोग ने कहीं न कहीं चुनाव आयोग ने गुजरात के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फटकार लगाई है। और चुनाव आयोग के आदेश को के बावजूद अफसरों का तबादला क्यों नहीं किया गया, जो कि आम प्रक्रिया होती है। जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग द्वारा नोटिफिकेशन भी जारी किया जाता है और आदेश भी दिया जाता है। अगर किसी अफसर के तबादला कराना होता है, किसी अफसर पर संदेह होता है, उसको लेकर तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से इस मामले पर जल्द से जल्द सफाई देने को कहीं न कहीं चुनाव आयोग की ओर से कहा गया था। निश्चित तौर पे समय दिया गया है और कुछ दिनों के अंदर चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को इस पूरे मामले में बाकायदा जो नोटिस जारी किया गया है, उस मामले में अब इनको सफाई चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने गुजरात के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कहीं न कहीं जो आदेश दिया है। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से अब इसको लेकर जवाब दिया जाता है और उसके बाद संज्ञान लिया जाता है, इस पर अब नजर रहेगी पीयूष। जी बिल्कुल, और चुनाव आयोग ने कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में जो एक तरीके से सफाई है वो अब कहीं न कहीं डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी जो कि गुजरात के हैं, उनको देना पड़ेगा। और बाकायदा 3 कॉलम बनाए गए हैं और नोटिस एक तरीके से जारी किया गया है। और साफ तौर पे उसमें कहा गया है, क्योंकि जब भी किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो आमतौर पर चुनाव आयोग
पूरी तरीके से सुरक्षा बरतता है, किसी भी तरीके से चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके, क्योंकि पिछली सरकारों में जो तमाम अधिकारी होते हैं उनको तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। ऐसे में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए अधिकारी होते हैं उनके तबादले को लेकर चुनाव आयोग आदेश देता है और इसको कहीं ना कहीं वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को उस आदेश का पालन करना होता है। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने गुजरात के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फटकार लगाई है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली खरावल नगर थाना क्षेत्र के शिव विहार में लूट का विरोध करने पर अज्ञात बदमाशों ने एक कारोबारी के पेट में गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस वारदात के बाद से इलाके के कारोबारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से। दिल्ली की ज्योति नगर थाने पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां पर मुठभेड़ के दौरान 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ज्योति नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलेज के सर्विस रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद बदमाशों की गिरफ्तारी की गई। राजस्थान की गहलोत सरकार ने शिक्षा विभाग में संविदा में कार्यरत 31,000 से अधिक शिक्षाकर्मी और पैरा टीचर्स और पंचायत सहायकों को दिवाली का तोहफा दिया है। इन कर्मियों को राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 में शामिल किया गया है। इसके तहत इनके पदनाम और वेतनमान के में भी बदले गए हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने आदेश जारी किए। गहलोत सरकार के इस कदम के बाद अब शिक्षाकर्मी, शिक्षा सहायक और पैरा टीचर्स पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक विद्यालय सहायक कहलाएंगे। और आदेश के तहत राज्य के 23,749 ग्राम पंचायत सहायक, 3,838 शिक्षाकर्मी और 3,886 पैरा टीचर्स इस नियम में शामिल होंगे। मुंबई में माथेरान की रानी यानी कि मिनी ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। रेलवे विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि मिनी ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया गया है। ट्रेन शुरू होने से माथेरान प्रेमी खुश है। पिछले 3 सालों से बंद माथेरान ट्रेन आखिरकार चलने लगी है। अमृतसर में विरासती मार्ग में बंदी सिंह की रिहाई के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च की अगुवाई श्री अकाल तख्त साहिब के हेड ग्रंथी की तरफ से की गई है। वहीं ये कैंडल मार्च मनुष्य अधिकार संगठन की तरफ से निकाला गया और इस मौके पर मार्च निकालते हुए लोगों ने कहा कि दिवाली का त्योहार बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस साल बंदी सिंह को रिहा कर सिखों को राहत दी जाए, जिसके तहत ये कैंडल मार्च निकाला गया। उनको अब रिहा किया जाना चाहिए। ये कैंडल मार्च अमृतसर के विरासती मार्ग से शुरू कर हरमिंदर साहिब तक निकाला गया। पंजाब के मोगा में डीएम कॉलेज में आर्ट की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग तरह की आर्ट की चीजें दिखाई गई। तो वहीं इस प्रदर्शनी का मुख्य कारण ये भी रहा कि बच्चे अपने फ्री समय में इसको अपनाएं, जिससे उनमें स्किल बढ़े। तो वहीं कॉलेज की छात्राओं को बताया गया है कि वे किसी भी चीज पर कैसे आर्ट का काम करके उसे अति सुंदर बना सकती हैं और इससे इनकम भी कर सकती हैं। तो वहीं इस मौके पर प्रोफेसर नीरजा सूद ने बताया है कि बच्चे ज्यादातर फ्री समय में अपना समय फोन पर बर्बाद कर रहे हैं, जिससे उनका मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है और उनका आर्ट की तरफ ध्यान भी जो है कम होता जा रहा है। तो वहीं अच्छी पेंटिंग भी बनाकर और इससे वे अपना रोजगार भी घर बैठे कमा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अमलेश्वर गोलीकांड के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहां पर बताया जा रहा है कि दुर्ग पुलिस ने आरोपियों को बनारस से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि गोलीकांड मामले में अभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है और जल्द ही इस पूरे मामले पर खुलासा किया जाएगा।
अब खबर बिहार के किशनगंज से, जहां हालमाला पंचायत के मनरेगा भवन में पशु स्वास्थ्य रक्षा टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन किशनगंज के विधायक इरजारुल हुसैन ने फीता काटकर किया है। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान विधायक इरजारुल हुसैन ने कहा है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम लाभ आम लोगों तक पहुंचाना हमारा मकसद है। बिहार से सीएम नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में 224.19 करोड़ की लागत की स्वास्थ्य विभाग की 24 योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बक्सर जिला के डुमराव और बेगूसराय में 515 करोड़ रुपए लागत की राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया है। नीतीश कुमार ने साथ ही कार्यक्रम में 9,469 चयनित स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस कार्यक्रम संग आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा की गई नियुक्तियों में एएनएम काउंसलर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, स्वास्थ्य प्रबंधक, प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक और प्रखंड लेखपाल के 9,469 पदों पर बहाली की गई है, जिन्हें इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र दिया गया है। बिहार के सुपौल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पर बताया जा रहा है कि सुपौल सदर थाना की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अपराध की योजना बना रहे एक शिक्षक समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सुपौल पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया है कि शहर के कर्णपुर चौक के पास अपराध की योजना बना रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी शिक्षक विकास कुमार ठाकुर, जो पेशे से शिक्षक है लेकिन आर्म्स एक्ट मामले में पहले भी जेल जा चुका है, जो शिक्षक का आर्म सप्लायर भी है, जिसके बारे में शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी को सूचना देने की बात कही है। लोगों का नाम है विकास ठाकुर, धर्मेंद्र पाठक, महेश मिश्रा। ये तीनों कानपुर और मल्हनी नज़दीक के जो गांव है वहीं के रहने वाले हैं। वो तीनों वहाँ पे मिले थे और इन लोगों का सर्च किया गया है। तो इन लोगों के पास से विकास के पास से एक देसी कट्टा, 3 गोली मिला। धर्मेंद्र के पास से एक पिस्टल मिला और 2 मैगजीन मिला था। और ये महेश मिश्रा, इसके पास से जो कट्टा दिख रहा है, ये कट्टा इसके पास से भी मिला था। उसके बाद पुलिस के द्वारा इन लोगों को पूछताछ किए थे कि दुकान के पास 3 लोगों का नाम है विकास ठाकुर, धर्मेंद्र पाठक, महेश मिश्रा। ये तीनों कानपुर और मल्हनी नज़दीक के जो गांव है वहीं के रहने वाले हैं। वो तीनों वहाँ पे मिले थे और इन लोगों का सर्च किया गया है। तो इन लोगों के पास से विकास के पास से एक देसी कट्टा, 3 गोली मिला। धर्मेंद्र के पास से एक पिस्टल मिला और 2 मैगजीन मिला था। और ये महेश मिश्रा, इसके पास से जो कट्टा दिख रहा है, ये कट्टा इसके पास से भी मिला था। उसके बाद पुलिस के द्वारा इन लोगों को पूछताछ किए थे कि दुकान के पास 3 लोगों का नाम है विकास ठाकुर। बिहार के किशनगंज जिले में 7वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में कश्मीर को एक अलग देश बताया गया है, जिससे लेकर शिक्षा विभाग की काफी फजीहत हो रही है। इस संबंध में किशनगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता कुछ भी कहने से बचते हैं। तो वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग के खिलाफ खूब नारेबाजी की और प्रश्न प्रकाशित करने वाले पदाधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कि अभी कक्षा 7 की इस परीक्षा में इंग्लिश के पेपर में प्रश्न लाया जाता है कि कश्मीर के लोगों को क्या कहा जाता है और भारत के लोगों को क्या कहा जाता है, चाइना के लोगों को क्या कहा जाता है। यानी यहाँ देखा जाए तो कश्मीर और भारत को 2 टुकड़ों में बांटा जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कश्मीर अलग देश है और भारत एक अलग देश है। ऐसा एक बार नहीं, 2017 में भी ये प्रश्न पूछा गया था और अभी 2022 में इसी प्रश्न को फिर दोहराया जा रहा है। ये सीमांचल जैसे क्षेत्र में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये सवाल दोहराना नहीं चाहिए, जबकि ये देश विरोधी सवाल है। कि अभी कक्षा 7 की इस परीक्षा में इंग्लिश के पेपर
कहाँ पर ये जब गलती आई? जांच करेंगे तभी तो पता चलेगा कि किस स्तर पे भूल हुई है या किस प्रकार की भूल है, वो हम लोग जांच करके 5 संपर्क लोग करेंगे। क्वेश्चन सेट करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा हम लोग मामला जांच है। करेंगे फिर कोई बात देश के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है, एक साथ हम लोग कश्मीर। जांच करेंगे फिर इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। ये जांच सुपौल के छातापुर स्थित पंचायत भवन में त्रिवेणीगंज एसडीएम एस.जेड. हसन ने समीक्षा बैठक की। बैठक में पंचायत में संचालित सरकारी योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। साथ ही वार्ड सदस्यों और जन प्रतिनिधियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद एसडीएम एस.जेड. हसन ने बताया है कि छातापुर को आदर्श पंचायत के रूप में उन्होंने गोद लिया है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई और गड़बड़ी पाए जाने पर उपेक्षित सुधार के आदेश दिए गए। छातापुर पंचायत को गोद लिया गया है आदर्श पंचायत के रूप में। तो आज समीक्षात्मक बैठक की है सभी सरकारी कर्मियों के साथ, मुखिया जी, वार्ड सदस्य, अन्य गणमान्य जो यहाँ पे लोग थे उनसे भी बातचीत किया। और अभी योजना जो संचालित है यहाँ भी पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है, मुखिया जी को बताया गया है चूँकि ग्राम पंचायत को ही इस काम को करना है तो इसको यथिशीघ्र काम को समाप्त करे, फिनिश करे और पूरा जो अभी पुराना पंचायत भवन है वहाँ से फिर यहाँ पे कार्यालय शिफ्ट कर जाए। उसके अलावा भी जो अन्य योजनाएं चल रही है, पैक्स का भवन है, शौचालय निर्माण है और अभी अन्य भी जो भी काम है, इंदिरा आवास योजना के तहत जो इंदिरा आवास का मकान बन रहा है, तो सभी बिंदु पर चर्चा किया गया और निर्देश दिया गया है कि सरकारी योजनाएं जो है उस समय पे पूरा होना चाहिए। और हम हर सप्ताह यहाँ पे आएंगे और समीक्षात्मक बैठक करेंगे और क्षेत्रीय भ्रमण भी करेंगे। छातापुर पंचायत आरा में मुसहर जाति के लोगों ने अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास धरना प्रदर्शन किया। मुसहर जाति की मांग है कि उन्हें अनुसूचित जाति वर्ग में अति पिछड़ा घोषित किया जाए, साथ ही उनकी सामाजिक स्थिति के आकलन के लिए आयोग का गठन हो। इसके अलावा उन्होंने मुसहर जाति को बीपीएल में शामिल करने और राशन कार्ड दिए जाने की मांग की। इसके अलावा मुसहर जाति के सभी परिवारों का निःशुल्क जीवन बीमा एवं स्वास्थ्य बीमा देने की भी मांग की गई। सुपौल के छातापुर प्रखंड में स्वच्छ बिहार अभियान के फेज 2 के तहत जीवचपुर पंचायत में कचरा उठाने वाली गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गांव की मुखिया शोभा देवी ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही लोगों को डस्टबिन भी बांटे गए हैं। कि वो एक डब्ल्यूपीयू का निर्माण हुआ, उस निर्माण में हर एक वार्ड में एक एक रिक्शा और एक सिटी रिक्शा दिया गया है। वार्ड में से सभी कचरा उठाव करके डब्ल्यूपीयू में दिया जाएगा। जो वार्ड में चलेंगे वो सिटी बजाएंगे तो लोगों को समझ जाएंगे कि मेरे कचरा वाले आ गए हैं। डस्टबिन भी वितरण किया गया है कि वो एक डब्ल्यूपीयू का अभियान के तहत हर पंचायत में कचरा प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है और हर वार्ड में एक एक रिक्शा दिया गया है। उसके द्वारा डस्टबिन दिया गया है। कर्मी हैं, चालक हैं, उनके द्वारा हर वार्ड से कचरा का उठाव किया जाएगा और जहां पर कचरा प्रबंधन इकाई बनाया गया है वहां जाकर के उसको डंप किया जाए। कुछ सालों पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा शुरू किए गए आरा छपरा पुल इन दिनों अनियमितता का शिकार बने हुए हैं। खनन माफियाओं द्वारा बालू की अवैध खनन और ओवरलोडिंग प्रशासन की कमाई का जरिया बना हुआ है। तो वहीं ओवरलोडिंग और खनन के कारण पुल पर पूरा दिन लगे जाम से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज कुमार ने इस पूरे मामले का जायजा लिया है। में सरकार बदलती रहती है लेकिन विधि व्यवस्थाएं नहीं सुधरती। यदि बात करें आरा छपरा पुल को लेकर तो जहां पब्लिक की मूल सुविधा के लिए दिया गया था, लेकिन अब वहां पे सरकार की ये सुविधा बनती जा रही है। बालू के राजस्व से तो पैसा सरकार को आ ही रहा है, साथ में आरा छपरा के जिला प्रशासन समेत में देखा जाए तो अक्सर यहाँ पे जाम देखने को मिलता है। ये बनाया गया था मूल सुविधा पब्लिक के लिए, लेकिन यहाँ पे सरकार खुद को फायदा ले रही है। और जहाँ साफ देखने को मिल रहा है घंटन यहाँ पे बस ट्रक बाइक से लेकर सारे लोग यहाँ परेशान, यहाँ तक कि बाइक निकलने की जगह तक नहीं है। ट्रक्स यहाँ पे इतनी जाम है कि प्रशासन को यहाँ मौजूदगी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन ना यहाँ जाम हटाने आती है ना देखने आती है। जबकि ये दायित्व बनता है छपरा और
भोजपुर एसपी की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। लेकिन यहाँ पे दोनों बरहरा थाना का भी देखा जा सकता है। छपरा के जस्ट जो माझी थाना है इनका, छपरा का, वो भी इनके भी कांस्टेबल यहाँ अभी नदारत सेवा में है, कहीं नहीं दिख रहे हैं। घंटन जाम से लोग यहाँ पर अक्सर फंसते हैं। जब लोगों से बातचीत की गई तो लोगों का कहना है कि बालू की जब शुरू होती है उस समय ये जाम की समस्या अक्सर देखने सुनने को मिलता है। सहयोगी अमित गिरी के साथ मनोज कुमार सिंह, छपरा। तो देखिए किस तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है ये अवैध खनन, और कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो भी इसमें संलिप्त नजर आ रहे हैं, जो अपने वसूली के चलते धड़ल्ले से ये काम होने दे रहे हैं। इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जहां एक तरफ ये बड़ा खतरा भी बन सकता है, तो वहीं नाइंसाफी भी साफ साफ लोगों के साथ होती नजर आ रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।